बातें तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। तो चलो यार बात कर ले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, क्योंकि ये बड़ा फनी सिनेरियो है। पहले मुझे तुम्हें ग्राफ बना के बताना पड़ेगा और उसके बाद मुझे समझाना पड़ेगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आखिर काम कैसे करता है। तो एक काम करते हैं, हमारी बेसिक इनकम सबसे पहले हम 45 डिग्री लाइन जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई या ब्रैकेट में बोला जाए इनकम है उसको एक बार शो कर देते हैं। उसके बाद हम इनकम और कंजम्पशन को रिलेट करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंजम्पशन की लाइन ड्रॉ कर देते हैं भाई, जो बेसिक कंजम्पशन हमारा होता है। अब यार चलो देख लेते हैं कि यार ये नॉमिनल कंजम्पशन है मेरा, ये नॉमिनल इनकम पे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो मैंने भैया यहां पे कंजम्पशन को बढ़ाया क्योंकि भैया मेरी इनकम बढ़ रही थी। सही बात है, बराबर बात है। तो कंजम्पशन मेरा कितना चेंज हुआ, देखो भाई अगर मैं देखूं तो मेरा कंजम्पशन इतना चेंज हो गया। पहले यहां पे था, मान लो 5 था तो ये 6 हो गया। तो कंजम्पशन में मेरा चेंज इतना आया। क्या बराबर फॉलो कर रहे हो? ये मोटा मोटा चेंज जो है ये काय का है भाई, मैं थोड़ा सा और पतला कर दे रहा ताकि आपको टेंशन ना हो। ये जो मोटा मोटा चेंज हुआ है ये कंजम्पशन का चेंज है हमारा। और अगर मैं इनकम का चेंज देखूं तो भैया इनकम मेरी इतनी चेंज हुई है। बराबर बात, सही जा रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चेंज इन कंजम्पशन को मैं डेल्टा सी बोल सकता हूं और चेंज इन इनकम में मैं डेल्टा वाई बोल सकता हूं। आपकी बुक चमत्कार क्या करती है, ये हटा देती है और सिर्फ आपको ये दिखाती है। और इसलिए जब आप ये देखते हो तो आपको लगता है अच्छा डेल्टा वाई और डेल्टा सी कुछ नहीं है, उनने पूरी खेती जो जोड़ रखी थी उसको पूरा मिटा दिया और यहां पे दिखा दिया अच्छा ये कंजम्पशन का चेंज है, इतना मोटा कंजम्पशन चेंज हो रहा है और ये हमारी इनकम चेंज हो रही है। तो बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताता है, मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आपकी इनकम में चेंज आया है तो आपके कंजम्पशन पैटर्न में कितना चेंज आया होगा। तो चलो अगर ग्राफ समझ लिया इतने आसानी से तो इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो अगर मैं तुम्हें पहला पॉइंट बताऊं ना तो उन्होंने बोला वैल्यू ऑफ एमपीसी जो होती है वो वेरी करती है, वेरीज फ्रॉम 0 to 1 या वेरी करती है 0 to 1 में, कोई बात नहीं है, यहां पे कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो बता देता हूं। एमपीसी मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने पहले भी बोला ये बताता है कि आपने एडिशनल इनकम के साथ क्या किया। तो फॉर एग्जाम्पल माई इनकम वॉज 20,000 रुपीज, नाउ माई इनकम चेंज फ्रॉम 20,000 रुपीज टू 25,000 रुपीज। वेरी गुड। सो द वेरिएशन और द मार्जिन जो आया मेरी इनकम में दैट वाज 5,000 रुपीज। मैं इंडिविजुअल बेसिस पे बता रहा हूं, बिल्कुल इंडिविजुअल बेसिस पे। तो मेरी इनकम में जो चेंज आया वो 5,000 रुपीज का था। नाउ ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 to 1 में क्यों वेरी करता है, क्योंकि अगर ये मेरी एडिशनल इनकम 1 है, कितना गंदा 1 बना यार कसम से। एडिशनल इनकम अगर मेरी 1 है 5,000, जो भी मैं एडिशनल इनकम अर्न करने वाला हूं उसको मैं दो तरीके से देख सकता हूं। या तो मैं इस इनकम को बिल्कुल भी यूज ना करूं कंजम्पशन पे तो एमपीसी मेरा 0 हो जाएगा, या अगर ये 1 मान के चल रहा हूं 5,000 को जो एडिशनल इनकम मेरी हो रही है तो मैं इसको पूरा का पूरा यूज कर लूं मेरे कंजम्पशन पे तो एमपीसी 1 भी हो सकता है, या बीच में कुछ भी कर लूं, आधी यूज कर लूं आधी नहीं करूं, 2,000 कंज्यूम कर लूं 3,000 सेव कर लूं, फिर तो मैं कितने भी रेशियो बना सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तभी तो बोला कि वेरी करेगी 0 और 1 के बीच में मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम की वैल्यू। याद हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। सिंपल सी बात है, अगर भैया मैं 20,000 रुपए कमा रहा था, मेरी नई नई जॉब लगी और अगर मेरा इंक्रीमेंट होके मेरी सैलरी 20,000 से 25,000 हो जाए तो भाई फॉर श्योरिटी मैं गारंटी दे रहा हूं मेरा आईफोन आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि भैया मेरी सैलरी बढ़ी है, मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ना कि जो एडिशनल इनकम मेरी 5,000 बढ़ी है, मैं जाऊंगा बजाज फाइनेंस कराऊंगा और ईएमआई पे अपना आईफोन उठा लूंगा। ये होता है पुअर वाले का इंसान, मतलब अपन पुअर। और अपन क्या काम करेंगे, जो भी एडिशनल इनकम अर्न करेंगे उसको खर्च करने की सोचेंगे। बिकॉज पुअर जो होता है वो बेचारा कोशिश करता है कि अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाए और उसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए होता है। तो क्या करेगा, जो भी एडिशनल इनकम अर्न करेगा वो ऑब्वियसली खर्च करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो अपनी लाइफस्टाइल को सुधारे। लेकिन अगर मैं रिच की बात करना चालू कर दूं तुमसे, एक ऐसा इंसान है जो महीने के भैया 5 लाख रुपए कमा लेता है। मैंने यहां पे लिख दिया 5 लाख रुपीज ये इंसान अर्न कर रहा था, फिर उसकी इनकम बढ़ के हो गई 7.5 लाख रुपए। ये लिख दिया मैंने 7.5 लाख। तो भैया जो उसकी 2.5 लाख रुपए इनकम बढ़ी ना,
क्योंकि वो ऑलरेडी रिच था और उसका कंजम्पशन पैटर्न बहुत औसम चल रहा था, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक 5 स्टार होटल में डिनर करके आ जाएगा। लेकिन वो मैक्सिमम अपनी एडिशनल इनकम जो है वो सेव करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा। इसलिए बोला गया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ पुअर इज मोर, मतलब जो एडिशनल इनकम है वो कंजम्पशन में किसकी ज्यादा जाती है, पुअर की, क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाना चाहता है, सुधारना चाहता है, इन कंपैरिजन देन दैट ऑफ रिच। इसका मतलब यह है कि रिच जो है वो अपनी एडिशनल इनकम को उतना खर्च नहीं करेगा जितना ऐसा आइडिया है कि पुअर खर्च करेगा, क्योंकि रिच पर्सन जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड काइंड ऑफ बैठा हुआ है, तो उसका ऐसा रहेगा ही नहीं प्रोस्पेक्ट कि वो ज्यादा खर्च करे। खर्च कौन करता है, हमारा आम इंसान, हमारा गरीब इंसान। और लास्टली हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल होता है विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। मतलब जैसे मैंने पहली बार बताया था ना कि मेरी इनकम बढ़ी तो मेरे अंदर जोश आ गया कि मैं आईफोन ले लूं, मेरी और इनकम बढ़ी तो मेरा जोश आया कि मैं घर वालों को आईफोन दिलवा दूं, मेरी और इनकम बढ़ना चालू हुई, तब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चालू की, क्योंकि मुझे पता चला कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मुझे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। शुरुआत में तो छोटी मोटी इनकम थी, मैं सोचता था कि सेव करके करूंगा भी क्या, लेकिन जैसे जैसे इनकम मेरी ज़्यादा बढ़ना चालू हुई मैंने कंजम्पशन छोड़ के सेव करना चालू कर दिया, क्योंकि जब शुरुआत ही थी तभी मैंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए सारे खर्चे ऑलरेडी कर दिए थे। तो विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम आई विल ट्राई टू कंज्यूम लेस एंड लेस, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि प्रोपोर्शन जो मेरा है इंक्रीज्ड इनकम का, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको सेव कर लूं इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन। तभी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स विद द सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। पहले इनकम बढ़ती थी तो मैं कंजम्पशन पे डाल देता था, जैसे मैं अगर पुअर था तो, लेकिन जैसे जैसे मैं अमीर होने लगूंगा तो मैं क्या कोशिश करूंगा, बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करूं। और पता है जिसने ये दोनों एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ लिए, उसके लिए आगे के चैप्टर्स बहुत आसान हो गए, बिलीव मी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, उसके अंदर आपको छोटी मोटी चीज़ें समझनी है। लेकिन यहाँ से हम अभी तक क्या जस्ट उठा चुके हैं, जब तक मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग फंक्शन पे नहीं आता उससे पहले बोल रहा हूँ। तो मैं कुछ याद नहीं रखना, बेसिक चीज़ें याद रखनी है। बेसिक चीज़ में पहली चीज़ आती है कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होता है और एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है सिर्फ कंजम्पशन के कारण, बराबर बात। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कोई कॉमन चीज है तो दोनों फॉल होते हैं इंक्रीज इन इनकम के साथ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कोई लास्ट चीज याद रखने वाली है तो वो ये है कि वो वेरी करता है 0 और 1 के बीच में। इतनी आसानी से तुम समराइज कर सकते हो। और लास्टली जहां से मैंने तुम्हारा चैप्टर चालू किया था कि भैया एग्रीगेट डिमांड, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड इन द इनकम, नेशनल इनकम चैप्टर। तो एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर, जो किया जाता है। वैसे तो 4 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ही कंसिडर करते हैं, जिसमें से इन्वेस्टमेंट्स भी ऑटोनोमस होते हैं। और हाँ, एक और चीज ऑटोनोमस होती है और वो है कंजम्पशन। दैट मीन्स इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन विल बी देयर, टर्म्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो जिसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, मतलब मोर टाइम हमें जिसमें स्पेंड नहीं करना है उसमें ज्यादा नहीं करेंगे। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि कंजम्पशन पैटर्न ये बोलता है कि जब इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है इनकम कम है, उस टाइम पे तुम्हारी सेविंग्स यूज होती है। इसलिए श्री गणेश, जब मैंने सेविंग्स का किया तो मैंने नेगेटिव सेविंग्स बताई या डिस सेविंग्स बताई। शुरुआत यहां से डिस सेविंग से हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, याद करो लास्ट वाले एग्रीगेट डिमांड वाले ग्राफ में मैंने तुम्हें बताया, अच्छा एग्रीगेट डिमांड छोड़ दो, जो जहां पे मैंने तुम्हें कंजम्पशन पैटर्न के साथ सिखाया था उसको याद कर लो। वहां मतलब मैं डिस सेविंग्स और सेविंग्स वाला बोल रहा हूं, आई एम सॉरी मैं तीसरी बार तुम्हें टोक रहा हूं, लेकिन जहां डिस सेविंग्स और सेविंग्स बताया था वहां पे मैंने ब्रेक इवन पॉइंट पे बोला था कि तुम्हारी पूरी इनकम जो है वो कंजम्पशन पे खर्च हो रही है। मतलब अगर तुमने पूरी इनकम को कंजम्पशन में खर्च कर लिया तो भैया सेविंग्स तो हो गई तुम्हारी 0, तो सेविंग्स का यहां ब्रेक इवन पॉइंट चढ़ गया। लेकिन फिर उधर से आगे जब हम बढ़े थे तो मैंने बताया था कि कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम बेसिस पे बढ़ता है या उसका रेट कम हो जाता है बढ़ने का, लेकिन इनकम का रेट जो है वो 45 डिग्री एंगल पे चलता चला जाता है, तो सेविंग्स होने लगती हैं, यानी सेविंग्स पॉजिटिव हो जाती हैं। और यही फंक्शन है, सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन भी यही कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी। कंजम्पशन जैसा नहीं है कि कंजम्पशन का पैटर्न फॉल होते हुए दिखता है, सेविंग उल्टा चलता है। एज द इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स आल्सो इंक्रीजेस, ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी। हाँ, मैंने बोला था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। मुझे याद है बंधुओं मैंने ऐसा बोला था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि कंजम्पशन का रेट जो है
वो फॉल होने लगता है, बढ़ने वाला रेट, द रेट एट विच द कंजम्पशन वाज राइजिंग दैट स्टार्ट्स फॉलिंग बिकॉज वी टेंड टू सेव मोर एंड मोर। यहां पे भी ऐसे ही है, इनिशियली सेविंग का रेट कुछ नहीं रहता, इनिशियली इसमें भी वही चीज है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम रियलाइज करना चालू करते हैं ओके वी नीड टू सेव मोर, तब हम ज्यादा से ज्यादा सेव करना चालू कर देते हैं। तो अगर तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ हो तो मैंने यहां पे 4 पॉइंट ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए। पहला कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व जो है वो वाई एक्सिस के वैसे वाई डैश से चालू हो रहा है, और वो ये बता रहा है कि सेविंग जो है शुरुआत में नेगेटिव होती है बिकॉज हमारे पास इनकम उतनी नहीं होती है, तो हम सेविंग्स को कंजम्पशन में यूज करते हैं, दैट इज द रीजन सेविंग इज नेगेटिव। सेकंड पॉइंट मैं ये बता सकता हूं कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट ये बताता है कि सेविंग जीरो है बिकॉज ऑल ऑफ योर इनकम इज बेसिकली बीइंग स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तीसरा पॉइंट ये बताता है सेविंग पॉजिटिव, मतलब ये बताया जा रहा है कि आपकी इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम है, तो आपकी जो इनकम है वो सेव कर ली जा रही है। और लास्टली अगर आपको कोई सेविंग कर्व का स्लोप पूछ लेता है तो आप बोलोगे अपवर्ड स्लोपिंग है या पॉजिटिव स्लोप है, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ेंगी। अब मैं उस टॉपिक पे आने वाला हूं जिसके बाद लोग कंजम्पशन और सेविंग्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज होना चालू होते हैं, और यहीं से बिल्कुल 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 यहीं से बाबा जी का फ्लेवर लगना चालू होता है कि तुम कंफ्यूज ना हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सबसे पहला टॉपिक जो तुम्हें करवाने वाला हूं वो बेसिकली एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का है, और इसके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात बड़े ध्यान से सुननी होगी। और पता है मैं ये बात बोल भी क्यों रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें फॉर्मूले वगैरह कुछ भी नहीं करवाए, वो मैं बिल्कुल लास्ट के लिए रख रहा हूं। पहले तुम्हारे कंसेप्ट तो बना दूं, तुम्हें समझ में तो आ जाए कि करना क्या है, उसके बाद मैं ध्यान दूंगा कि हाँ भैया फॉर्मूले तुम्हें क्या याद रखने थे और इनकम के प्रोस्पेक्टिव में क्या याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूले याद करना आसान है, एवरीथिंग इज बीइंग कंपेयर्ड थ्रू द लेवल ऑफ इनकम। कर लेंगे, पहले एक बार समझ तो ले। जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर आप पैसा सेव कर रहे हो, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 1 और मोर देन 1। ये मत सोचना कि भैया एक या एक से ज्यादा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो सकती है। मैंने तुम्हें बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, कि तुम्हारी इनकम जो होती है उसको मैं मानता हूं 1। तो भैया एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पूरी की पूरी इनकम सेव कर लो? अरे भैया पूरी इनकम सेव करोगे तो कंजम्पशन कहां से लाओगे, पहली चीज। और दूसरी, आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपकी इनकम से ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर तुम कमा 50,000 रहे हो तो तुम 60,000 कैसे सेव करोगे? लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो इसलिए बोला गया कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, पहली चीज तो आपकी इनकम के बराबर कभी नहीं होगा, उससे कम ही होगा, और दूसरा वो इनकम से ज्यादा भी नहीं हो सकता। इलॉजिकल बात है, यू कैन नेवर सेव मोर देन योर इनकम, ऐसा लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हां, एक चीज पॉसिबल है, और वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0 जरूर हो सकती है। मतलब ऐसा सिनेरियो जरूर हो सकता है, याद करो ग्राफ, मैंने बोल दिया सारी चीजें ग्राफ से हो जाएंगी, कि जहां तुम्हारी इनकम तुम्हारे कंजम्पशन के बराबर है वहां तुम्हारी एवरेज सेविंग 0 ही है मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारी पूरी की पूरी इनकम कंजम्पशन में यूज हो रही है, मतलब तुम्हारी सेविंग 0 है। इसी से नेक्स्ट पॉइंट बनता है, याद है तुमने डिस सेविंग भी पढ़ा है और सेविंग भी पढ़ा है, तो यस इट कैन हैपन दैट आपका एपीएस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब डिस सेविंग्स भी हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है। मतलब जितनी इनकम है उससे कम आप सेव कर रहे हो। 50,000 यू आर अर्निंग बट यू आर सेविंग जस्ट 20,000, दैट मींस योर सेविंग्स आर लेस देन योर इनकम। यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि बाकी तुम्हारा कंजम्पशन में जा रहा है। लॉजिकल तो हुआ ना भाई, 50,000 अर्न करने के बाद तुम सिर्फ 20,000 सेव कर रहे हो, कोई बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा सेव करो, लेकिन कंपेयर करूं तो इनकम 50, सेविंग्स 20, एवरेज सेविंग्स आर लेस देन योर एवरेज इनकम। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव मतलब जब तुम्हें तुम्हारी सेविंग्स निकालना पड़े, यूजअप करना पड़े, जैसे तुम जबरदस्ती करते हो, पापा जी नई बाइक दिलवाओ, अब पापा जी को बेचारे को सेविंग्स निकालनी पड़ गई, तो डिस सेविंग्स हो गई। तो यस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव, और यस इट कैन बी लेस देन 1। लेकिन जैसा मैंने बताया था वो भी तुम्हें याद रखना है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ता है इनकम के बढ़ने के साथ। अगर आपकी इनकम, मतलब नंबर 1, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी। ये तो मैंने आपको पहले ही सिखाया था, बता ही दिया था लास्ट ग्राफ में कि हाँ हम ज्यादा टेंड टू सेव मोर, लाइक हम ज्यादा टेंड टू सेव मोर, वाह वाह वाह, सॉरी यार, वी टेंड टू सेव मोर विद द राइज इन इनकम और विद द इंक्रीज इन इनकम। जितना ज्यादा हम कमाने लगते हैं, हमारी टेंडेंसी या माइंडसेट जो होता है वो सेविंग्स की तरफ ज्यादा जाता है, बिकॉज हमारा कंजम्पशन उतना ज्यादा रेट से बढ़ता नहीं है बेसिकली, इसलिए वी टेंड टू सेव मोर। अब आ जाए भाइयों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पर। ठीक है भाई, यहां पे आपकी आ गई इनकम और यहां पे आ गई आपकी भैया सेविंग्स।
अब हम बात कर लेते हैं, ये भैया y है और ये x एक्सिस है और ये 0 है, इतना आपको लिखना जरूरी है। तो कुछ नहीं करते मेरे भाइयों, बनाते हैं सेविंग का ग्राफ। ये बना, सेविंग पहले नेगेटिव होती है फिर पॉजिटिव हो जाती है भैया। तो यार देखो, अगर सेविंग यहां से यहां तक शिफ्ट हो रही है, मतलब ऑब्वियसली यहां से यहां तक शिफ्ट हो रही है, जो भी तुम्हें लेना है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई 6 से 7 हो रही है मान लो, ठीक है, ये दिक्कत तो नहीं है। 6 से 7 सेविंग्स तुम्हारी बढ़ गई, यानी सेविंग्स में तुम्हारा इतना चेंज आया, ठीक है भाई। यानी सेविंग्स को अगर मैं यहां से पुट ऑन करना चालू करूं तो ये आ गया, क्योंकि तुम्हारी इनकम में ये चेंज आया है, मतलब इनकम यहां से यहां तक हो गई, इनकम तुम्हारी यहां बढ़ गई तो सेविंग्स तुम्हारी यहां बढ़ गई, दिख रहा है ये। यानी इनकम में चेंज जो आया वो कहलाया डेल्टा वाई, और सेविंग्स में जो तुम्हारा चेंज आया वो कहलाया डेल्टा एस। ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि रेफरेंस टू इनकम आपकी सेविंग्स में कितना चेंज आया है, और ये हमेशा बढ़ता ही है, जैसा मैं सिखा भी चुका हूं। लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं एडिशनल इनकम और एडिशनल सेविंग्स की, और ये भी यही बता रहा है कि एडिशनल इनकम कितनी एडिशनली सेव की जाएगी। अब तुम बोलोगे यार बाबा जी आपने ये बोला था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ध्यान देना यहां पे, कैन नेवर बी इक्वल टू 1। ऐसा नहीं हो सकता कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1 है या मोर देन 1 है। मैंने ये सिखाया कि जो आपकी एवरेज इनकम मतलब पूरी की पूरी इनकम है वो सेव नहीं कर सकते, बिल्कुल सही मैंने बोला ये चीज, और ध्यान भी देना मैंने क्यों बोला, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर मेरी इनकम सैलरी 50,000 है तो मैं पूरी 50,000 सेव कर रहा हूं, या 50,000 की जगह 60,000 सेव कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कंजम्पशन भी है, मुझे कंज्यूम भी करना है, मुझे खर्चे भी करना है, मुझे पेट्रोल भी डलवाना है, काय से ऑफिस जाऊंगा फिर। अच्छा मैं मेट्रो पकड़ूंगा, हाँ भाई उसके लिए भी पैसा चाहिए, मतलब मेरी इनकम जितनी अर्न कर रहा हूं मैं पूरी सेव कभी नहीं कर सकता, तभी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इनकम के बराबर कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि मेरी इनकम अगर 50 से 60,000 हो गई, बढ़ के 10,000 से बढ़ गई, तो ठीक है मैं 50,000 पूरा खर्च कर लूं, लेकिन जो मैं एडिशनल इनकम अर्न कर रहा हूं वो तो पूरी सेव कर सकता हूं ना। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यस इट कैन बी इक्वल टू 1। जितना भी मैंने एडिशनली अर्न किया उसको मैं पूरा सेव कर सकता हूं, ये पॉसिबल है। मेरी इनकम बढ़ के 60 हुई है, मतलब मेरी इनकम जो बढ़ी है वो 10,000 रुपीज से बढ़ी है, तो मैंने क्या किया, जितनी भी इनकम बढ़ी वो मैंने पूरी सेव कर ली। एक और चीज हो सकता है, एमपीएस 0 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी इनकम बहुत ही कम है और मेरे खर्चे नहीं निकल रहे थे तो मैं डिसेविंग्स कर रहा था, तो जैसे ही मेरी इनकम 50 से 60,000 हुई मैंने वो पूरी इनकम ली और खर्च कर मारी, पूरी इनकम खर्च कर मारी। तो जब इनकम खर्च कर ली तो सेव तो कुछ किया नहीं, तो वो हो गई 0। एडिशनल इनकम जो है वहां पे मैंने सेविंग्स करी 0, मुझे सेव करना ही नहीं, मतलब कर ही नहीं पाया मैं, क्योंकि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा थे, मुझे वो पूरा खर्चा करना पड़ा, तो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एडिशनल इनकम वाला 0 हो गया। तो लास्टली इससे कंक्लूजन क्या लेके जाऊंगा मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का, कि इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 और 1 के बीच। चाहे तो मैं पूरा एडिशनल इनकम को सेव कर लूं, जो एडिशनल कमाया 10,000 रुपए, चाहे तो बिल्कुल भी सेव ना करूं, चाहे तो थोड़ा सेव कर लूं, थोड़ा कंज्यूम कर लूं, वो भी हो सकता है। तो द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगेन वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। तो चलो यार थोड़े से इक्वेशंस और डेरिवेशंस कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं तुम्हें बेसिक फॉर्मूले बता देता हूं कि एपीसी या फिर एमपीसी या फिर एपीएस या एमपीएस, जो मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें बताई है वो कैसे डिराइव होती है। पहली चीज तो यार सारी की सारी इनकम से रिलेटेड है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे जो आपका एवरेज आएगा वो कंजम्पशन आएगा अपॉन वाई, इनकम से रिलेट करोगे। यहां पे कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है इनकम के कितने चेंज के कारण, तो डेल्टा शोज द चेंज। सेम गोज विद सेविंग्स, अगर एवरेज निकालना है तो भैया सेविंग अपॉन इनकम, और अगर मार्जिनल निकालना है तो सेविंग्स में कितना चेंज आ रहा है इनकम के चेंज के साथ। बस इतना, इसके आगे तुम्हें इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। अगर नोट करना है तो पॉज कर लो और नोट कर लो, क्योंकि आगे मैं जो तुम्हें समझाने वाला हूं वो बड़े प्यार मोहब्बत से समझाने वाला हूं, क्योंकि बुक में तुम्हारे जो दिया है मेरा भी काम बनता है कि मैं उससे रिलेट कर पाऊं। तो भैया कंजम्पशन के बारे में जो बोला जाता है वो बोला जाता है कंजम्पशन एक तो होता है अपना ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब ये हो गया कि इससे ये जो कंजम्पशन है इसका इनकम से फर्क कोई नहीं पड़ना। इनकम चाहे कितनी भी चाहे कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कंजम्पशन तो ये रहेगा। प्लस एक ऐसा कंजम्पशन है जो इनकम के साथ चेंज होता है। नाउ यहां पे मैं बी शॉर्ट में लिख रहा हूं, यानी यहां पे मैंने बी को जो माना है वो एक्चुअल में है मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि कितना मेरा कंजम्पशन हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जैसा आपको पता है कि इनकम जो होती है वो कंजम्पशन और सेविंग्स का कहीं ना कहीं मिक्सचर होता है। अब अगर मुझे सिर्फ सेविंग्स के बारे में निकालना है, सिर्फ सेविंग्स का डिस्कस करना है,
तो भैया एस लिखे रहने देता हूं, यहां पे हो जाएगा वाई माइनस सी, या इसको अगर मैं पलट के भी लिखना चाहूं भाई तो एस इक्वल्स टू होता है वाई माइनस सी। इनकम में से कंजम्पशन हटा दो पूरी, तुम्हारे पास बचेगी सेविंग्स। तो भैया एस लिखा रहने दिया, वाई माइनस, अब मेरे को मालूम है कंजम्पशन कैसा होता है, तो मैंने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट बनाया, सी बार प्लस बी वाई यहां पे मैंने लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहां पे मैंने सी को एक्सपैंड कर दिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन बता दिया और वो कंजम्पशन बता दिया जो इनकम के साथ चेंज होगा। बड़ी दुविधा में पड़ गया मैं, क्योंकि पता है यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो y एक है और एक ये y है, ये कॉमन हो रहा है, तो यहां खिसकाने वाले पैटर्न करने वाला हूं, क्योंकि मैं y और y इनको मिलाने वाला हूं। ऑल्दो बीच में नेगेटिव साइन है वो मैं समझ रहा हूं, पहले तो मैं नेगेटिव साइन ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बताता हूं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, दो भाई यहां पे सामने दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए जरा, यहां पे y माइनस माइनस प्लस माइनस, दैट मीन सी बार ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, और माइनस प्लस विल बी माइनस, तो माइनस बी वाई हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस ब्रैकेट ओपन किया है तो सी बार भी माइनस हो गया और बी वाई वाला भी माइनस हो गया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन हुआ है। अब क्या करते हैं, सी बार को इधर खिसका देते हैं और वाई को इन भाई से मिलाप करवा देते हैं, तो होगा क्या, माइनस सी बार वाई, क्योंकि ऑल्दो उसके सामने कोई साइन नहीं है तो हम मान लेंगे भैया प्लस वाई है, माइनस कर देते हैं बी वाई, क्योंकि बी वाई माइनस में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना, बस यहां पे ध्यान से देख लेना, मुझे y और y कॉमन उठा लेना है यहां से, तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस सी बार प्लस करूंगा मैं y, ब्रैकेट ओपन करके 1 माइनस बी ही बचेगा। क्यों, क्योंकि जो y था वो उसकी जगह 1 ही बचा, क्योंकि y बाहर आ चुका है, y वनजा y होता है बेसिकली, और y भी बी वाई हो जाता है, तो यहां पे सिर्फ मैंने b को छोड़ा, तो ये 1 माइनस बी हो गया। यानी अगर आपको नहीं पता तो b मैं ऑलरेडी मान के चल रहा हूं एमपीसी। तो आप कह सकते हैं सेविंग फंक्शन का ये फाइनल डेरिवेशन है कि सेविंग को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। मैं हर एक चीज का मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज परेशान मत होना, ध्यान देना बस। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जितना भी आप एडिशनल इनकम है उसके दो काम कर सकते हो। मैं इक्वल्स टू 1 लिख रहा हूं क्योंकि मैं इनकम को 1 डिनोट करता हूं। यहां पे कृपया करके बहुत खास तरीके से ध्यान दीजिएगा कि इनकम जो होती है वो आपकी एक होती है। मान लो एडिशनल इनकम 10,000 हुई, 10,000 की जो एडिशनल इनकम हुई, क्योंकि मैं मार्जिनल के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं अभी यहां पे, तो मैं इनकम भी एडिशनल के बारे में बात करूंगा, मार्जिनल इनकम के बारे में बात करूंगा। इनकम मेरी हुई 10,000 रुपए, 5,000 कंज्यूम कर लिया तो बाकी 5,000 मैंने सेव कर लिया। मैं अगेन बोल देता हूं कि मैं बात कर रहा हूं जो एडिशनल कमाया मैंने, 50,000 कमाया था, अब 60 कमाने लगा, तो एडिशनल मैंने 10,000 कमाया, 10,000 में से 5,000 खर्च कर दिया, 5,000 सेव कर लिया, तो ये एडिशनल इनकम का पूरा पापा पुण्य का लेखा जोखा आ गया। अब मैं इसको ही आगे एक्सप्लेन करूं, मुझे निकालना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना किया मैंने, तो मैं एमपीसी को यहां उठा के लेके जाऊंगा। अब अगर मैं इसको ऊपर सॉल्व कर दूं तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 1 माइनस एमपीसी हो सकता है, यानी जो एडिशनल इनकम 10,000 है उसमें से जो 5,000 कंज्यूम किया है वो माइनस कर दो, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने सेव कितना किया है। यहीं पे मैं ये शो कर रहा हूं, तो एमपीसी को मैंने मान के रखा है बी। क्या आपको 1 माइनस एमपीसी कहीं दिख रहा है? ये रहा 1 माइनस बी, मतलब इनडायरेक्टली हो रहा है 1 माइनस एमपीसी, क्योंकि मैंने बी को क्या मान रखा है, एमपीसी। अगर नहीं समझ में आया हो मेरे बंधुओं, कोई बात नहीं, रिपीट में एक बार देख लेना, बाबा जी की वाणी जो है आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। तो अंत में मैंने सीखा क्या, मेरी बात अगेन बहुत ध्यान से सुन लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। माइनस सी का यानी माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब ही यही है कि ये डिनोट कर रहा है किसके अंदर, सेविंग्स के अंदर ना, तो ये शो कर रहा है ये नेगेटिव सेविंग्स हैं। किस कारण से? ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण। ऑटोनोमस कंजम्पशन कब होता है? जब आपकी इनकम नहीं है। इनकम नहीं है तो क्या यूज होती है? सेविंग्स। काय के लिए? ऑब्वियसली ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए, क्योंकि तुम्हारी इनकम नहीं है तो तुम्हें कंज्यूम तो करना पड़ेगा, और कंजम्पशन के लिए पैसा कहां से आएगा? तुम्हारी सेविंग से। तो ये शो कर रहा है डिस सेविंग्स, और y ब्रैकेट में 1 माइनस बी यानी 1 माइनस एमपीसी, मतलब एमपीएस शो कर रहा है, यानी ये वो सेविंग्स शो कर रहा है जो आपकी इनकम के चेंज के कारण आपकी सेविंग्स में चेंज लेके आया जाता है, वो है। यानी सेविंग फंक्शन यहां पे क्लियर है, दिस इज नेगेटिव सेविंग्स बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, या फिर डिस सेविंग्स बोल लो, प्लस वो सेविंग्स जो आपकी इनकम के साथ चेंज होती है, ये इनडायरेक्टली डिनोट कर रहा है एमपीएस को, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी एमपीएस ही होता है, या बोल लो तो 1 माइनस बी, क्योंकि बी जो आपका एमपीसी है। कितना अच्छे से समझा दिया, इतना ही याद रखना है बस। तो जैसा मैं आपको समझा भी चुका हूं, बस मैं यहां पे रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूं कि कैसे कंजम्पशन का जो ग्राफ है और जो सेविंग्स का आपका ग्राफ है वो आप मैच आउट कर सकते हो। ये आपकी नेगेटिव सेविंग्स हैं जो कि डिस सेविंग्स ही बताती है।
और ये भी वही बताता है, क्योंकि आपकी इनकम कम है और आपका कंजम्पशन ज्यादा है, तो ये भी डिसेविंग्स ही बता रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे सेविंग जीरो है, तो वहां पे y इक्वल्स टू सी है। मतलब सेविंग जीरो क्यों होगा? क्योंकि आपकी पूरी इनकम कंजम्पशन में यूज होती चली जा रही है। अब फाइनली आपको क्या देखना है कि सेविंग अपने आप पॉजिटिव हो रहा है। रीजन भी होना चाहिए ना उसका। यस, रीजन है कि इनकम ज्यादा है और कंपैरेटिवली कंजम्पशन कम है। अगर कोई आपसे पॉइंट निकालने को बोले इसके अंदर या 3 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए, तो अगेन मैंने बोला, जैसे बाबा जी ने ग्राफ याद करा दिया, अगर तुम्हें वैसे भी याद है तो तुम्हें बिना बात के अलग से पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। यही सब कुछ है। क्या हुआ? सेविंग शुरुआत होती है नेगेटिव से। सेविंग्स नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आपकी इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। भैया जहां पे सेविंग जीरो है, और वो क्यों है? क्योंकि इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन है। सेविंग अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव स्लोप है, और सेविंग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन कंपैरेटिवली उस रेट से नहीं बढ़ती है। कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, सॉरी, ये बढ़ती है, पता नहीं कहां से बोल दिया। तो कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ रहा है लेकिन उस रेट से नहीं, और सेविंग का रेट बढ़ चुका है। सेविंग इज इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट बट नॉट कंजम्पशन, इसलिए सेविंग ज्यादा है और कंजम्पशन कंपैरेटिवली उतने नहीं है विद इंक्रीज इन इनकम। ये मैं आपको एमपीसी और एमपीएस के फंडे में भी समझा चुका हूं। तो अगर क्वेश्चन आ भी जाता है इससे रिलेटेड, तो अगर आप इतना भी लिख दोगे तो काफी है। अब क्योंकि बुक में था और बाबा जी चाहते हैं कि आप ग्राफ से ही याद कर लो, तो इसलिए बाबा जी ने बता दिया। तो चलो बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन आपका इन्वेस्टमेंट रखता है और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है इनकम के साथ। जैसे यहां पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट ले लेता हूं भाई और यहां पे इनकम ले लेता हूं, तो सीधी सीधी बात है, ये हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट या इनकम मार्जिन भी हमारा बढ़ता जाएगा। इसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सीधा बना देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो कि ये कर्व जैसा क्यों बना दिया। तो दैट इज बेसिकली इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और बना के भी दिखा चुका हूं। वो इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्टली प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस ही नहीं होता है सोलली, और वो ऑटोनॉमस है अपने आप में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनकम में क्या चेंज आ रहा है। ये रही इनकम, इनकम का कोई चेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट वैसा का वैसा सीधा का सीधा चला जा रहा है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। इसको नाम दिया जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और जो इनकम से इन्फ्लुएंस हो रहा है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है? अफेक्टेड बाय अ सर्टेन कॉज, और वो यहां पे है इनकम, और वो इनकम से इन्फ्लुएंस होता चला जाता है। तो ये हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ठीक है यार, इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक ये चीजें तो तुम्हें भी पता होंगी, ऑटोनॉमस में पहले से बताते आ रहा था, और इंड्यूस्ड कुछ ऐसा नहीं था। प्रॉफिट मोटिव से बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है और इनकम से भी बेसिकली देखा जाए तो। लेकिन अगर तुम्हें कुछ नया सीखना है तो वो है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है या डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो एक चीज कहलाती है सप्लाई प्राइस। मान लो मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट था ऑलरेडी, जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक नए इन्वेस्टमेंट से, उसको बेचा और नया इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर लिया। मान लो पुराना एसेट बेचने के बाद पूरे एसेट्स की वैल्यू जो मेरी निकल के आई वो 1 लाख रुपए है, मुझे ऊपर से 20,000 और मिलाने पड़े तो मेरा नया इन्वेस्टमेंट आ गया। तो वो जो 20,000 मैंने एडिशनल पे किया रिप्लेसमेंट में, वो मेरी बेसिकली सप्लाई प्राइस हुई कि मुझे एडिशनल उतना पैसा देना पड़ा। फिर मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी है। तो मान लो वो जो 1 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, या 1,20,000 का जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें 20,000 मुझे ऊपर से देने पड़े, वो मुझे 10,000 रुपए कमा के दे रहा है इन्वेस्टमेंट। लेकिन मेरे 2,000 रुपए जो है वो एक्सपेंसेस बेयर करने वाली चीज है कि भैया मशीन चला रहे हो या इन्वेस्टमेंट्स को यूज कर रहे हो, तो बेयरिंग कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट में रनिंग कॉस्ट जो है वो 2,000 आ रही है। तो मेरी प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो निकल के आएगी वो बेसिकली 8,000 रुपए की निकल के आएगी। मतलब क्या हुआ यहां पे? मैं कमा रहा हूं 10,000 रुपए, लेकिन साथ साथ में मुझे उसे रनिंग एक्सपेंसेस जो देने पड़ रहे हैं, मतलब मशीन को चलाने के एक्सपेंसेस जो देने पड़ रहे हैं, वो देने पड़ रहे हैं 2,000 रुपए। तो नेट प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो मेरे पास आई, यानी मेरे हाथ में जो पैसा आया उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद, वो 8,000 रुपए आए हैं। तो फिर फाइनली अगर आपसे कोई पूछता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी बात है, एडिशनल आप पैसा आपने कितना दिया? 20,000 ना, ये एडिशनल पैसा आपने खर्च किया, फिर जो आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहे हैं वो 8,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। यहां से भैया शून्य से शून्य काटना चालू कर दो, 2 4 8 यानी 40%। आपको 40% के रिटर्न मिल रहे हैं, इससे अच्छा और क्या मिल सकता है आपको? तो ये आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि जो एडिशनल आपका खर्चा हुआ या एडिशनल आपने इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगाया, उससे आपको क्या रिटर्न्स में फायदा हुआ, वो ये रहा। अब ये मत सोचना कि हर बार ऐसा ही होगा। जितना भी आप इन्वेस्टमेंट में एडिशनल खर्च करोगे, मैं उसकी ही बात कर रहा हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिप्लेसमेंट ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एडिशनल 1 लाख रुपए और लगाए, एक नया इक्विपमेंट लिया,
तो भी उससे कंपेयर करके देखा जाएगा कि उससे प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी निकल के आई आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। मतलब मैं यहां पे एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकता हूं, जरूरी नहीं है कि रिप्लेस ही किया जाए, जरूरी यह है कि आपका जो एडिशन हुआ उससे आपको क्या फायदा हुआ, मैं वो भी समझा देता हूं। मान लो आपने 2,50,000 रुपीज लगाए एक नई मशीन को एक्वायर करने में, तो आपकी सप्लाई प्राइस हुई 2,50,000 रुपीज। नाउ आपने ये जो मशीन एक्वायर की 2,50,000 की, आपने जब इससे कमाना चालू किया तो नियर अबाउट 30,000 रुपीज आपने कमाया बकायदा, लेकिन जो मशीन को रन करने के एक्सपेंसेस थे, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे, वो 5,000 रुपीज के थे, आपने उसको माइनस कर दिया। मतलब आपने फाइनल जो पैसा कमाया वो 25,000 रुपीज कमाया 5,000 माइनस करने के बाद, तो आपने 25,000 रुपए कमाए बाय इन्वेस्टिंग 2,50,000 रुपीज। अगर मैं परसेंटेज वाइज निकालना चाहूं भाई, तो मेरे पास जो आ रहा है वो 10% का रिटर्न आ रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपकी कितनी है। सीधी बात ये है, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड और एडिशनल कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड इन इन्वेस्टमेंट। जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट में खर्च किया उसकी बात कर रहे हैं। अगर रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो क्या एडिशनल कॉस्ट तुमने पे की, अगर रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हो तो जो एडिशंस किए हैं उसके बेसिस पे निकाल लो। दोनों तरीके आपके हैं, जैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप कर देना। अगर आ जाता है, फंस जाता है, तो बाबा जी ने बता दिया था। फिर इसी के साथ साथ कंपैरिजन वाली बात भी आ जाती है। एक चीज आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये होता क्या है, आपने कोई लोन बोरो किया है किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो बट ऑब्वियसली आपको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करना पड़ रहा है वो 10% है, और अभी आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी 10% है, तो आप डिलेमा में हो और आप ये सोच रहे हो कि जो आपने फंड बोरो किए वो सही है या नहीं है। बिकॉज अगेन आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट आपकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को कवर करते हुए चले। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है या ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट इट कैन इजीली जस्टिफाई कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो ये जस्टिफाई कर रही है कि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो ठीक है। अगर ये यहां पे कन्वर्ट होकर मान लो 12% के आसपास भी आ जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, तो दैट इज अ गुड थिंग। बट यहां पे अगर इक्वल है तो वो सिचुएशन सोचने वाली है फाइनेंस वालों को कि भैया क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम तुम्हारी मार्जिनल एफिशिएंसी तो ज्यादा होना चाहिए, सो दैट यू कैन कवर अप द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यू हैव टू पे ऑन द इन्वेस्टमेंट्स जो तुमने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कर रखे हैं भाई। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक और हमारा टॉपिक है एक्स आंटे सेविंग्स एंड एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट्स। तो एक्स आंटे सेविंग्स बेसिकली वो है जो हाउस होल्ड प्लान करती है सेव करने के लिए, या कोई भी जो प्लान करता है सेव करने के लिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो एक्स आंटे सेविंग्स है। और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट की जब बात की जाती है तो ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो फर्म प्लान टू इन्वेस्ट है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देती है और जो हाउस होल्ड्स है वो बेसिकली सेविंग की तरफ ध्यान देते हैं। और कोई भी सेवर हो, ऐसा नहीं है कि हाउस होल्ड ही हो, एनी अदर सेवर जो प्लान करता है सेव करने के लिए वो एक्स आंटे सेविंग्स है। और जो इन्वेस्ट करने के लिए सोचता है, बेसिकली फर्म्स की बात की जाती है यहाँ पे, तो वो एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट्स कहलाते हैं। ऐसे ही एक्स पोस्ट सेविंग्स और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। नाउ एक्स पोस्ट सेविंग्स क्लियर है जैसे नाम से भी, ये वो है जो एक्चुअल रियलाइज्ड सेविंग्स है या एक्चुअल सेविंग्स है जो की गई है। सेम गोज विद एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो एक्चुअल में या रियल टाइम में किए जा चुके हैं, रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इकोनॉमी में ऑलरेडी हो चुके हैं, अगेन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं या जो भी सेविंग्स की गई हैं बाय हाउस होल्ड्स और एनी अदर सेवर्स, और इन्वेस्टमेंट्स बाय फर्म्स जो भी प्राइवेट फर्म्स होती हैं उनके थ्रू, ये सारे जो ऑलरेडी एक्चुअल में किए जा चुके हैं या रियलाइज किए जा चुके हैं उनको एक्सपोस्ट सेविंग्स या एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट्स बोला जाता है। तो इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक भी आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो सिचुएशन जो विलिंग एंड एबल टू वर्क है, दे गेट अ जॉब, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मैं टाइम वेस्ट तुम्हारा नहीं करना चाहता। फिर दो तरह के जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक तो फ्रिक्शनल हो जाता है और एक हो जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोनों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रिक्शनल बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है और फ्रिक्शनल बेसिकली डिस्कस ये करता है कि जब कोई बंदा एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करता है तो बीच में जो टाइम गैप होता है उसको नाम दे दिया जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को बेसिकली देखा जाए तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी माना जाता है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो जॉब इसलिए ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है वो उसके हिसाब से क्वालिफाई नहीं करते हैं। बेसिकली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग या इनके बारे में, जैसे बेसिकली पहले जो किया जाता था वो पेपर वर्क है तो वो अकाउंटेंट्स हैं, और दूसरे आज के टाइम के मॉडर्न अकाउंटेंट्स जिनको टैली आना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यू नो कि पेपर वर्क कैसे किया जाता है, लेकिन पेपर वर्क वाले लोग नहीं चाहिए, टैली वाले लोग चाहिए। तो क्योंकि स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं और इसी को नाम दे दिया जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
तो फाइनली इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि सारी चीजें ग्राफ बेस्ड हैं, और जिसको ग्राफ याद हो गया उसको पूरा चैप्टर आ गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया